Friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the UGC NET Gen 2017 question paper based on a data structure and algorithm. इसमें हम पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3 में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से क्वेश्चंस आए सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. अभी तक प्रीवियस वीडियोस में क्योंकि 2018 और 19 एंड 18 और 19 में सिर्फ एक ही पेपर हुआ करता था कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, वो पेपर 2 कहलाता था. बट इससे पहले 2 पेपर हुआ करते थे जो टेक्निकल होते थे, पेपर 2 एंड पेपर 3. तो दोनों के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए. दी 7 एलिमेंट्स A B C D E F G आर पुश्ड ऑन टू अ स्टैक इन रिवर्स ऑर्डर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम G. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये बोल रहा है कि 7 एलिमेंट्स हैं, इन 7 एलिमेंट्स को हम स्टैक में पुश कर रहे हैं. सो 7 एलिमेंट्स को जब आप स्टैक में पुश कर रहे हैं और बोल रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में पुश कर रहे हैं हम एलिमेंट्स को, तो रिवर्स ऑर्डर में पुश कर रहे हैं मतलब G को आपने सबसे पहले पुश करा, देन आपने F को पुश करा, देन आपने E को पुश करा, देन आपने D को पुश करा, C को पुश करा, B को पुश करा, देन A को पुश करा. ये रिवर्स ऑर्डर में हमने स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को पुश कर दिया. उसके बाद में ये बोल रहे हैं द स्टैक इज पॉप्ड 5 times and each element is inserted into the queue. तो हमने यहाँ पे एक क्यू बना लिया. क्यू के अंदर आप क्या कर रहे हैं, 5 times एलिमेंट पॉप हुए, मतलब एक बार में एक एलिमेंट पॉप होगा तो 5 एलिमेंट्स आपके पॉप हुए, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स जब आपके पॉप हुए तो वो बोल रहा है इंसर्ट हुआ क्यू के अंदर. तो जब आप पॉप करेंगे तो टॉप का जो भी एलिमेंट्स होगा, क्योंकि स्टैक का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि जो लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो ए आपका सबसे पहले आउट हुआ तो ए सबसे पहले स्टैक के क्यू के अंदर इंसर्ट हो गया, देन बी हो गया, देन सी हो गया, देन डी हो गया, देन ई हो गया. ये टॉप के 5 एलिमेंट्स आपके यहां से पॉप हो गए. स्टैक में अब आपके पास सिर्फ बचे हुए हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, जिसमें आपके पास एक G है और एक F है. 2 एलिमेंट्स आपके पास में बचे हुए हैं. 5 आपके पॉप हो गए और क्यू में आ गए. ये आपका क्यू है, ये आपका स्टैक है. नाउ 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू. और क्यू से डिलीट कर रहे हैं मतलब क्यू में 2 एंड होते हैं, रियर एंड और फ्रंट एंड. बेसिक क्यू के जो प्रिंसिपल है वो रियर एंड से इंसर्शन होता है और फ्रंट एंड से डिलीशन होता है. ये फ्रंट एंड आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू. ठीक है, तो डिलीट करे 2 एलिमेंट्स, मतलब ए को डिलीट करा, बी को डिलीट करा, 2 एलिमेंट्स को डिलीट किए एंड पुश्ड बैक ऑन टू द स्टैक. दोनों को आपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया. ए को पुश कर दिया, देन आपने बी को पुश कर दिया, ये पुश कर दिया. उसके बाद में ये बोल रहा है नाउ 1 एलिमेंट इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक. तो पॉप एलिमेंट कौन सा हुआ आपका, बी. तो बी को आपने यहां से पॉप किया, ये बी को आपने पॉप कर दिया. जैसे ही बी को पॉप किया वो ये पूछ रहा है द पॉप्ड आइटम इज, कौन सा होगा, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंप्यूटेशन टाइम इन इंसर्शन डिलीशन एंड फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन शॉर्टेड एरे. मतलब आपके पास जो एरे गिवन है इस केस में वो शॉर्टेड है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस. ये शॉर्टेड है ऑलरेडी. अब वो बोल रहा है इंसर्शन का टाइम, डिलीशन का टाइम और मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने का टाइम. देखिए मैक्सिमम डेफिनेटली लास्ट वाला जो एलिमेंट, यदि एलिमेंट इज ऑलरेडी शॉर्टेड तो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका मैक्सिमम होगा. यदि हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, यदि आपका एरे शॉर्टेड है तो डेफिनेटली फर्स्ट एलिमेंट आपका मिनिमम होगा. तो लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले में इंसर्शन जब हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करें तो हम कांस्टेंट टाइम के अंदर फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं. तो कांस्टेंट टाइम में मतलब दोनों का कांस्टेंट टाइम, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, मतलब ये 2 ऑप्शंस तो आपके चले गए यहां से. तो ऑप्शन ए और 3 में अब अपन देखते हैं. जब आप इंसर्शन और डिलीशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली जब आप इंसर्ट करेंगे इसके बाद में कोई न्यू एलिमेंट, अब वो न्यू एलिमेंट कौन सा इंसर्ट करेंगे, किस पोजीशन पे आएगा हमें नहीं पता. वो हो सकता है कि 5 के और 6 के बीच में आ जाए, वो 10 8 के बाद में आ जाए, कभी भी हो सकता है.
डिलीट कौन से एलिमेंट को करना है, उसने ये नहीं बोला फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है या लास्ट को, उसने बोला कि डिलीशन नॉर्मली हम 7 को डिलीट करें, 6 को डिलीट करें, व्हाटएवर कोई भी एलिमेंट को डिलीट करें, तो इट टेक्स द लीनियर टाइम ऑर्डर ऑफ n। तो डिलीशन और इंसर्शन दोनों में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी आपकी वो लीनियर टाइम लगेगी। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड हीप। तो हीप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, 4 हीप बना के उसने दी है, वैलिड हीप की बात कर रहा है वो। तो चारों हीप में यदि अपन देखें तो रूट नोड पे आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट है, इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम है, इसमें भी मैक्सिमम है और नीचे वाले में भी मैक्सिमम है। तो रूट नोड पे आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट है। तो जब मैक्सिमम एलिमेंट है रूट नोड पे तो डेफिनेटली यहाँ पे मैक्स हीप की बात कर रहा है। इससे ये तो प्रूफ हो गया कि ये मैक्स हीप की बात कर रहा है। जब आप मैक्स हीप की बात करेंगे तो मैक्स हीप में अब आपको क्या देखना है, चाइल्ड से पेरेंट आपका ग्रेटर होना चाहिए, रूट नोड आपका ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 और 8 और 4, यहाँ पे यदि आप देखें तो 8 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 4, तो चाइल्ड आपका ग्रेटर हो गया किससे, पेरेंट से। तो ये तो आपकी इनवैलिड हो गई, खत्म बात। उसने बोला वैलिड हीप कौन सी है। नेक्स्ट वन देखें, इस वाले ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन यहाँ पे बी मैंने नेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे सी आ गया 2 4 8। ठीक है, तो 2 4 8 तो ये तो वैलिड है, पेरेंट इनका ग्रेटर है। बट यहाँ पे यदि आप देखो तो इनवैलिड है, 1 से ग्रेटर है 7, तो ये भी इनवैलिड हो गई आपकी। नाउ नेक्स्ट ऑप्शंस देखें आप। नेक्स्ट ऑप्शन आप डी को देखें। जब आप डी को देखेंगे तो यहाँ पे फिर से अगेन देखो आप, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हम बॉटम टू अप चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, पेरेंट आपका लेस हो गया, तो ये भी गलत हो गई। इस पे आओ, 2 4 8 दिस इज अ करेक्ट, 1 7 दिस इज अ करेक्ट, 8 9 3 और इसका पेरेंट ग्रेटर है इन दोनों से, बिल्कुल परफेक्ट। 8 7 14 परफेक्ट। इन दोनों का पेरेंट देखें आप 16 परफेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ डायरेक्ट एल्गोरिथम, दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरम। एक डायरेक्ट थ्योरम है आपके पास हैशिंग से रिलेटेड, वो यूनिवर्सल हैशिंग से रिलेटेड आपके पास थ्योरम है। जो यूनिवर्सल हैशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कि इफ h इज चूजन फ्रॉम ए यूनिवर्सल कलेक्शन ऑफ हैश फंक्शन एंड इज यूज्ड टू हैश n कीज इनटू ए टेबल ऑफ साइज m, मतलब हैश की n कीज गिवन है यहाँ पे और टेबल का साइज m गिवन है, वेयर n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉलिजन इन्वॉल्विंग अ पर्टिकुलर की x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द डायरेक्ट एल्गोरिथम। मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल हैशिंग से रिलेटेड आप स्टडी करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे ध्यान से देने वाली बात यह है कि उसने बोला है विच वन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है वो बताना है आपको। तो ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्शन कैन बी परफॉर्म इफिशिएंटली यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डेफिनेटली आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि तो ये स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो गई, बट उसने बोला विच वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये तो आपकी करेक्ट हो गई। दूसरा थर्ड और स्टेटमेंट मैं पहले रीड करता हूं। गिवन द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वॉक ऑफ ए बाइनरी ट्री। क्या गिवन है आपको, प्रीफिक्स गिवन है, ठीक, और पोस्टफिक्स गिवन है। द ट्री कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड यूनिकली। देखिए जब भी हमने इससे रिलेटेड स्टैक से रिलेटेड या फिर आप जब आप ट्री की बात करें तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में ट्री का कोई भी ट्रेवर्सल आप फाइंड आउट करें, जैसे प्री से आप पोस्ट निकालें या पोस्ट से प्री निकालें, आपको इन ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड। सो यहां पे वो बोल रहा है कि गिवन द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वॉक ऑफ द बाइनरी ट्री द ट्री कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्टेड यूनिकली। डेफिनेटली जब तक इन ऑर्डर नहीं होगा आप यूनिकली कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब प्री के साथ इन ऑर्डर होगा तो पोस्ट निकाल पाएंगे, पोस्ट के साथ इन ऑर्डर होगा तो आप प्री निकाल पाएंगे और ट्री बना पाएंगे। सो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी यूज्ड टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफ। डेफिनेटली दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। डेप्थ फर्स्ट सर्च का पर्पज ही है कि कंपोनेंट फाइंड आउट करने। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये भी आपका सही हो गया। बी को पढ़ें।
breadth first search cannot be used to find connected component of a graph. This is the wrong statement. breadth first search आपका क्या करता है, फाइंड करता है कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ द ग्राफ. सो यदि आप देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यही आपका रॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट वन इज if following sequence of keys are inserted in B plus tree. यहाँ B plus tree से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यदि आपको B ट्री या B plus ट्री से रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाते या बेसिक्स आपको नहीं पता है, तो प्लीज वॉच माय B plus और B ट्री वीडियो इन डेटा स्ट्रक्चर सीरीज विथ K इक्वल्स टू 3, मतलब पॉइंटर्स, 3 पॉइंटर्स की बात कर रहा है. मैक्सिमम यदि ऑर्डर की बात करें आप, यदि डिग्री की बात करें तो 3 गिवन है, मतलब 2 मैक्सिमम की आपके एक नोट के अंदर हो सकती है. 8, 5, 1, 7, 3, 12, 9, 6 फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग शेल बी करेक्ट B plus ट्री. कौन सी करेक्ट B plus ट्री हो गई? तो सबसे पहले आपके पास आया 8 को आपने इंसर्ट किया. देन 5 जैसे ही आया 5 को आप इंसर्ट करेंगे. ऑलवेज जब भी इंसर्शन करेंगे तो अकॉर्डिंग बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या होता है कि छोटा लेफ्ट में आ जाएगा, बड़ा आपका राइट में आ जाएगा. दिस इज एम्बे ट्री. तो 5 और 8 आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. यदि आप देखें तो पॉइंटर इसके 3 है, 1, 2, 3, और आपके पास मैक्सिमम की कितनी है? 2 है. जैसे ही आपने 1 यहाँ पे इंसर्ट किया, जब आप इसमें 1 इंसर्ट करेंगे तो 3 एलिमेंट्स एक नोट के अंदर नहीं आ सकते, तो स्प्लिटिंग परफॉर्म होगी. स्प्लिटिंग परफॉर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 1, यहाँ पे 1, 5 और 8, 3 एलिमेंट. स्प्लिटिंग परफॉर्म होगी तो जो भी आपके मिड वाला एलिमेंट होगा वो ऊपर चला जाएगा. तो 5 आपके पास यहाँ पे ऊपर आ गया, तो ये 5 हो गया. 5 के चाइल्ड की बात करें तो लेफ्ट में आपके पास क्या आ गया? 1, राइट में क्या आ गया आपके पास? 8. यदि मैं इस तरह से बनाता तो ये मेरी कहलाती बी ट्री. बट B plus ट्री और B ट्री में एक माइनर सा एक डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, नॉट माइनर, वो ये है कि B plus ट्री में जो एक्चुअल कीज हैं आपकी वो लीफ नोड पर अवेलेबल होती है. मतलब यदि 5 आपकी एक्चुअल की है तो 5 आपका लीफ नोड का पार्ट होगा. 5 आपका लीफ नोड का पार्ट होगा तो इसके लिए आप 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 5 आप या तो यहाँ पे लेफ्ट में रख लें या 5 आप राइट में रख लें. तो लेफ्ट प्रेडिसेसर या राइट प्रेडिसेसर, तो 5 आप लेफ्ट में रख लें या 5 आप राइट में रख लें, क्योंकि 5 आपका लीफ नोड में आएगा. यदि इस क्वेश्चन को देखें, चारों ऑप्शंस को देखें, तो 5 आपका जो है वो यहाँ पे लेफ्ट में रखा गया है. मैंने चारों ऑप्शंस को स्टडी किया है, आपको भी स्टडी करना पड़ेगा, बट आप देख के भी समझ पाएंगे. 1-2 स्टेप्स करेंगे तो आप समझ जाएंगे. नाउ 7, insert 7 is greater as compared to 5, तो 7 becomes the लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड ऑफ 5, मतलब लेफ्ट में आ गए किसके? 8 के. यहां तक परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. 3 इंसर्ट करना है तो 3 इज लेस एज कंपेयर टू 5. 3 5 से लेस है, बट जब हम 3 को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1, 3 और 5 3 की एलिमेंट आ जाएंगे. जब 3 की एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे तो स्प्लिटिंग परफॉर्म होगी, तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा. जैसे ही 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 और यहाँ आ गया 5. 3 से लेस कौन कौन से हैं आपके पास? तो 3 से लेस आपका 1 है, क्योंकि आपके लीफ नोड पे 3 होना चाहिए, तो 3 हमने यहाँ रख दिया. 3 से ग्रेटर क्या है आपके? 5, तो ये 3 से ग्रेटर 5 आ गया. 5 से ग्रेटर आपके पास में क्या क्या है? 7 और 8, तो ये 7 और 8 आ गया. आगे बढ़े हम. जैसे ही आप आगे बढ़े तो यहां पर देखिए आप, यहां पर अब आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है 12. जैसे ही 12 की बात करें तो 12 को यहां इंसर्ट करना है, तो 12 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 3 and 5, यहां पे आ गया. 12 जैसे ही आप यहां इंसर्ट करेंगे तो 7, 8 और 12, तो 8 आपका ऊपर चला जाएगा. जैसे ही ऊपर चला गया 8, तो 3, 5, 8 3 एलिमेंट्स हो गए, तो अगेन स्प्लिटिंग परफॉर्म हुई, तो 5 आपके टॉप पे चला गया. तो यहां पे आपके पास में आ गया 5. 5 से लेस कौन हो गया आपके पास? 3. 5 से ग्रेटर कौन हो गया आपके पास? 8, तो ये 8 आ गया. 3 से लेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? 1 और 3, लेस देन और इक्वल्स टू. ठीक है, 5 से लेस और 3 से ग्रेटर क्या है आपके पास? 5. यहाँ पे 8 से लेस क्या क्या है आपके पास? 5 से ग्रेटर, 8 से लेस
7 और 8, और जो ग्रेटर बचा आपके पास लास्ट में वो क्या बचा आपके पास 12। नाउ नेक्स्ट वन इज 9, इंसर्ट 9, जैसे ही 9 इंसर्ट करें तो इससे ग्रेटर इससे लेस, तो ये 9 आ गया आपके पास। 6 इंसर्ट करना है तो 6 इससे ग्रेटर इससे लेस, तो 6 आपका यहाँ पे इंसर्ट हुआ, जैसे यहाँ पे इंसर्ट हुआ स्प्लिटिंग परफॉर्म हुई, स्प्लिटिंग परफॉर्म हुई तो 7 ऊपर चला गया तो 7 यहाँ पे आ गया, 7 के लेफ्ट में क्या आ गया 6 और 7, और यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, यहाँ पे 9 10 आ गया। तो जब आप इस ट्री को इन ऑप्शंस में चेक करेंगे तो 5 ठीक 3 7 8 1 3 5 6 7 8 9 and 12, so 1 is the correct option for this question. So 1 is the correct option for this question. Now this is the wrong question of UGC NET. ये आपका wrong question है, बट जब रिकरेंस रिलेशन की बात करी जाए, और रिकरेंस रिलेशन उसने यदि कोई मास्टर थ्योरम या कोई मेथड का नाम नहीं बताया तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन को आप मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड दिस, क्यों हम नहीं कर सकते, बट यदि मास्टर थ्योरम से कर पाते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाता। देखिए मैं बताता हूं क्या है। टी ऑफ एन इक्वल्स टू 2t अंडर रूट n by 2 प्लस n डिवाइडेड बाय log n। दिस इज अ क्वेश्चन। ए की वैल्यू यदि आप देखें मास्टर थ्योरम 2, बी की वैल्यू देखें आप 2, एफ ऑफ एन की यदि वैल्यू आप देखें तो आपके पास क्या है n अपॉन log n। जब आप इसको सॉल्व करें मास्टर थ्योरम से, तो मास्टर थ्योरम रिलेटेड वीडियोस आपने नहीं देखे हैं या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज वॉच माय मास्टर थ्योरम रिलेटेड वीडियो, क्योंकि जब तक आप मास्टर थ्योरम, रिकर्सिव ट्री मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यदि ये आप सॉल्व नहीं करेंगे, यदि ये नहीं आएंगे तो आप कोई भी रिकरेंस रिलेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या बन गया आपके पास n आ गया कि log 2 बेस 2 यदि है तो ये 1 हो गया तो n आ गया। जब दिस इज अ g ऑफ n, दिस इज अ f ऑफ n, इन दोनों को आप कंपेयर करें, मतलब हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना होता है। तो मुझे आप ये बताना, यदि यहाँ पे लिखा हुआ n, यहाँ n अपॉन log n लिखा हुआ है, यहाँ log है, कभी भी लीनियर और लॉगरिथमिक को आप इक्वल कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि यहाँ n है और यहाँ पे n log n है, इन दोनों को आप इक्वल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है कि दोनों साइड हमको log लेना पड़ेगा। जब आप टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लेगे तो यहाँ log n आ जाएगा, यहाँ log n log n आ जाएगा, कभी भी ये आपका इक्वल नहीं होगा। तो ये मास्टर थ्योरम से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यदि बाय चांस, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने जाएंगे बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत लेकर जाएगा। बट मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। यदि बाय चांस यहाँ पे log n बेस में नहीं होता, डिवाइड में log n नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है n और n बोथ आर इक्वल। यदि बोथ आर इक्वल तो आपके लिए जो केस नंबर 3 है मास्टर थ्योरम का, वो कहलाता है कि आप एक एक्स्ट्रा log n से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब n log n इज दी ऑप्शन आएगा। बट यहां पे यदि आप देखें तो n log n तो मेरे पास में ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता। n log n इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड में एक log n है, तो ये भी नहीं हो सकता, या log n भी नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा n log n, क्योंकि इस log की वजह से आपके पास ये आ गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट यदि यहां पे इस क्वेश्चन को लिखा होता कि सॉल्व दिस क्वेश्चन रिकरेंस रिलेशन यूजिंग मास्टर थ्योरम, सो ये क्वेश्चन आपका गलत होता। दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन और दिस इज नॉट द करेक्ट चॉइस। नाउ नेक्स्ट वन इज, बहुत सारी जगह लोगों ने मास्टर थ्योरम से इसको एक्सप्लेन किया है, बट मास्टर थ्योरम से एक्सप्लेन ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। रेड ब्लैक ट्रीज आर one of any search tree scheme that are balanced in order to guarantee that basic dynamic set operation take time in a worst case। देखिए जब रेड ब्लैक ट्री की हम बात करें तो जो AVL ट्री का ड्रॉबैक था, AVL ट्री का ड्रॉबैक ये था कि नंबर ऑफ रोटेशंस बहुत ज्यादा लग रहे थे। नंबर ऑफ रोटेशंस को रिड्यूस करने के लिए आप रेड ब्लैक ट्री पर गए,
रेड ब्लैक ट्री से रिलेटेड मैंने 8-10 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, बहुत सिंपल तरीके से। रेड ब्लैक ट्री अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैंने उसे बहुत इजी बनाया। जब आप रेड ब्लैक ट्री की बात करें तो रेड ब्लैक ट्री में नंबर ऑफ रोटेशंस रिड्यूस हो गए। एबीएल ट्री में रोटेशंस बहुत थे, बट एबीएल ट्री में भी जब मैं सर्चिंग की बात करूं, क्योंकि यहाँ पूछा है उसने सर्च के लिए बेसिकली, तो लॉग एन टाइम लेता है। रेड ब्लैक ट्री भी लॉग एन टाइम लेता है, बस थोड़े से रोटेशंस कम हो जाते हैं। तो उसने बोला कि बैलेंस इन ऑर्डर टू गारंटेड दैट बेसिक डायनामिक सेट ऑपरेशन टेक टाइम इन द वर्स्ट केस। तो जब आप रेड ब्लैक ट्री की बात करेंगे तो इट टेक्स ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजस्ट्रा एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन। देखिए डिजस्ट्रा एल्गोरिथम आप जो पढ़ते हैं वो सबसे पहली चीज आप ग्रीडी अप्रोच के अंदर पढ़ते हैं। तो यदि आपको ग्रीडी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो प्लीज वॉच माय ग्रीडी एल्गोरिथम रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि मैंने वहां पे प्लेलिस्ट बना रखी है। ग्रीडी के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब कुछ कवर अप किया है। डिजस्ट्रा एल्गोरिथम जो है आपकी सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, जिसमें आप नेगेटिव वेट अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ग्रीडी अप्रोच। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट वन। नाउ the next question is match the following with respect to the algorithm paradigm. So यहाँ पे कुछ algorithms given है और उनकी टेक्निक्स गिवन है कि वो किस पर्टिकुलर टेक्निक को बिलोंग करती हैं। मर्ज शॉट आपको गिवन है, मर्ज शॉट इज अ डिवाइड एंड कनकर अप्रोच के अंदर आती है, ठीक। तो ए का जो ऑप्शन आ गया वो हो गया आपका 3, ए का ऑप्शन हो गया 3। हाफमैन कोडिंग की बात करें, अगेन हाफमैन कोडिंग इज द ग्रीडी का एप्लीकेशन है, तो हाफमैन कोड के लिए आपकी ये ग्रीडी अप्रोच आ गई। ऑप्टिमल पॉलीगन ट्रायंगुलर सबसेट सम प्रॉब्लम आपकी बैक ट्रैकिंग के अंदर आ गई। ऑप्टिमल पॉलीगन ट्रायंगुलर की बात करें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर आ गई। तो आप यहाँ पे कोड्स यदि देखें तो मास्टर थ्योरम ए का हो गया आपका थर्ड, तो ए के थर्ड के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये 2 ऑप्शंस हैं, ये तो 2 आपके रॉन्ग हो गए। बी की बात करें तो बी का क्या हो गया, हाफमैन कोडिंग ग्रीडी अप्रोच, बी का 2 हो गया, तो यहाँ पे आपका ये भी चला गया, ये वाला आ गया। सी का यदि आप देखें तो डायनामिक प्रोग्रामिंग 1, सबसेट सम प्रॉब्लम का देखें तो बैक ट्रैकिंग। दिस इज ऑल अबाउट दी नेट, यूजीसी नेट जेन 2017 पेपर 2 and 3 based on a data structure and algorithm. In next video we will discuss about the UGC net. ये शायद नेक्स्ट वाला जो आपका हुआ था वो जुलाई 2017 में हुआ था या दिसंबर 2017 में, व्हाटएवर जो भी हुआ था उसको, उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। उसमें भी पेपर 2 एंड पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। प्लीज स्टे एट होम, घर से बाहर ना निकलें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है हमारे लिए और पूरे दुनिया के लिए, जहाँ पे हम सब रुक गए हैं। बट एक चीज़ दिमाग में रखिए, सब कुछ रुक जाएगा बट एजुकेशन कभी नहीं रुकेगी। आप ऑनलाइन पढ़ते रहें। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, गेट से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जिस फील्ड में हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का हूं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बात कर सकता हूं। मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने एल्गोरिथम से रिलेटेड, टीओसी से रिलेटेड, कंपाइलर डिज़ाइन से रिलेटेड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड पूरे वीडियोस की, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सबकी सेपरेट सीरीज बनाई है। गेट प्रीवियस ईयर्स के 7 से 8 साल के डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चंस में अपलोड कर चुका हूँ। नेट भी 4 से 5 साल के अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, कंटिन्यूसली करता रहूँगा। सो प्लीज़ घर बैठिए, स्टडी करिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और टाइम फॉर यू। आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, एंजॉय कीजिए। 5-6 घंटे अपने घर वालों के, पेरेंट्स के साथ स्पेंड करिए, अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ स्पेंड करिए, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करिए, बट बाकी का जो टाइम है वो अपनी स्टडी को स्पेंड करिए। थैंक यू सो मच।